Hey guys, welcome back to my channel. So today in this lecture we are going to discuss about Parkinson's disease, and if you are new to my channel, so don't forget to like, subscribe and share my channel. So let's start with the definition of Parkinson's disease. Parkinson's disease is a slowly progressive neurologic movement disorder that eventually leads to disability. It is characterized by tremors, rigidity, bradykinesia and postural damages. सो बेसिकली जो पार्किंसन डिजीज़ है वो एक आपकी स्लोली प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से पेशेंट को एक टाइम के बाद डिसेबिलिटी हो जाती है। और इसमें आप ट्रिमर्स यानी कि जर्क्स या झटके वगैरह आप देख सकते हैं। रिजिडिटी हो जाएगी पेशेंट को, ब्रेडिकाइनेशिया हो जाएगा यानी कि बहुत स्लो मूवमेंट्स हो जाएंगे पेशेंट के, एंड पोस्टरल चेंजेस हो जाएंगे पेशेंट की बॉडी में। नॉर्मली नर्व सेल्स यूज डोपामीन विच हेल्प टू कंट्रोल मसल मूवमेंट। यूजली जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं वो डोपामीन एक बायोकेमिकल है, उसका यूज़ करती है ताकि हमारे मसल मूवमेंट्स कंट्रोल रहें। Parkinson's disease is associated with decreased level of dopamine resulting from degeneration of dopamine storage cells in the substance nigra in the basal ganglion region of the brain. So basically Parkinson disease में क्या होता है, जो यही डोपामीन लेवल होता है ये बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से जब आपकी स्टोरेज सेल्स जो होती है आपकी सब्सटेंस नाइग्रा में, जो कि बेसल गैंग्लियन में प्रेजेंट होता है आपके ब्रेन में, जब उसका डीजेनरेशन होने लगता है तो डोपामीन का जो लेवल होता है वो लो हो जाता है और पार्किंसन डिजीज़ पेशेंट में इफ़ेक्ट करती है। देन कॉजेज़ क्या होते हैं? मोस्टली द कॉजेज़ आर अननोन, यानी कि आइडियोपैथिक डिजीज़ है आपकी ये, बट कुछ फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट इज़ योर जेनेटिक फैक्टर, लाइक इफ़ इट इज़ रनिंग इन फैमिलीज़ तो काफ़ी चांसेस होते हैं, फैमिली हिस्ट्री में अगर है। एरेथ्रोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है, जो आपकी आर्टरी वगैरह है उसमें वॉल है उसमें आपके फैट या कोलेस्ट्रॉल वगैरह बिल्डअप हो जाता है। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, अगर बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन फ्री रेडिकल एक्सेसिवली एक्यूमुलेट हो रहा है तब, और वायरल इन्फेक्शन हो रहा है पेशेंट को, हेड ट्रॉमा वगैरह अगर हुआ है, अगर एंटीसाइकोटिक ड्रग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है तब, डेफिशिएंसी ऑफ डोपामीन इन सब्सटेंशिया नाइग्रा ऑफ द ब्रेन, अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा जो एक ब्रेन का पार्ट है बेसल गैंग्लियन में, अगर वहाँ डोपामीन की डेफिशिएंसी हो रही है। एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक हैवी मेटल एंड पेस्टिसाइड्स भी कॉज करते हैं। सो नाउ कम्स योर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता है आपके ट्रिमर्स। Although symptoms are variable, a slow unilateral resting tremor is present in the majority of the patients at the time of diagnosis. Resting tremors characteristically disappear with purposeful movements and sleep, but is evident when the extremities are motionless or at rest. Trembling in fingers, hands, arms, feet, legs, jaw or head. सो ट्रिमर्स बेसिकली क्या होते हैं, एक तरीके के आपके जर्किंग मूवमेंट्स होते हैं जो स्लो होते हैं थोड़े और वेरिएबल रहते हैं पेशेंट्स में सिम्टम, ठीक है। तो जो ये एक तरीके का रेस्टिंग ट्यूमर होता है ये मेजॉरिटी के टाइम पे प्रेजेंट रहता है जब आप डायग्नोसिस करेंगे, स्पेशली ज़्यादातर ये पार्किंसन डिजीज़ में ही देखा जाता है। इसमें क्या होता है, यूजुअली जब पेशेंट कोई मूवमेंट कर रहा हो या थोड़ा स्लीप वगैरह ले रहा हो तो ये जो सिम्टम्स हैं डिसअपियर हो जाते हैं। बट अगर पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो काफ़ी मोशनलेस है या फिर रेस्ट की पोजीशन में है तो ये जर्किंग मूवमेंट्स कभी भी शुरू हो जाते हैं, जैसे फिंगर्स में, हैंड्स, आर्म्स, फीट, लेग्स, जॉ, हेड में जर्किंग मूवमेंट्स आप पेशेंट में देख सकते हैं। देन रिजिडिटी इज पैसिव मूवमेंट ऑफ एन एक्सट्रीमिटी में कॉज द लिम्ब टू मूव इन जर्की इंक्रीमेंट्स रेफर्ड टू एज लेड पाइप और कॉगव्हील मूवमेंट्स। इनवॉलंटरी स्टिफनेस ऑफ passive extremity increase when another extremity is engaged in voluntary active movement, ठीक है। जो आपकी रिजिडिटी होता है वो आपका पैसिव मूवमेंट होता है आपके एक्सट्रीमिटी का, यानी कि आप नहीं चाहते कि वो मूवमेंट हो बट वो अपने आप मूवमेंट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लिम्स हैं वो काफ़ी जर्की इंक्रीमेंट्स उनके बढ़ जाते हैं। लेड पाइप और कॉगव्हील मूवमेंट, यानी कि आप देख सकते हैं कॉगव्हील मूवमेंट जो है आपका पाइप जैसे मूवमेंट करता है उस तरीके से एक तरीके की मूवमेंट इसमें प्रेजेंट होती है अगर आप जब पाइप को जर्क करेंगे तो इनवॉलंटरी स्टिफनेस जो होती है पैसिव एक्सट्रीमिटीज़ की वो कब बढ़ जाती है, जब आपकी कोई दूसरी एक्सट्रीमिटी जो है आपकी वॉलंटरी एक्टिविटी में काम कर रही है। लाइक इफ़ योर हैंड इज़ वर्किंग, आप उससे कोई सामान उठा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं बट आपका जो दूसरा वाला हैंड है वो रेस्ट पे है तो उसमें जर्किंग मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे।
स्टिफनेस ऑफ द आर्म्स, लेग्स, फेस एंड पॉस्चर आर कॉमन। तो इसमें जो आर्म्स, लेग्स और फेस और पॉस्चर है पेशेंट के, उसमें स्टिफनेस काफ़ी देखी जाती है, पेशेंट एकदम रिजिड हो जाता है, ठीक है। अर्ली इन द डिजीज़ द पेशेंट में कंप्लेंट ऑफ शोल्डर पेन ड्यू टू रिजिडिटी। और जब डिजीज़ का अर्ली फेज़ होगा तो उस टाइम पे पेशेंट मोस्टली शोल्डर पेन को ही कंप्लेन करेगा, क्योंकि रिजिडिटी की वजह से। ब्रेडिकाइनेशिया, स्लोनेस ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स, यानी कि मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएंगे। ओवर टाइम इट में बिकम डिफिकल्ट टू इनिशिएट मूवमेंट एंड टू कंप्लीट मूवमेंट। ब्रेडिकाइनेशिया टुगेदर विद स्टिफनेस कैन ऑल्सो द इफेक्ट द फेशियल मसल्स एंड रिजल्ट इन एक्सप्रेशन लेस मास्क लाइक अपीयरेंस। लाइक जब टाइम टू टाइम क्या होगा, जब टाइम बीतता चला जाएगा तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा पेशेंट के लिए कि वो मूवमेंट भी इनिशिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है, और बिल्कुल कंप्लीट मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ब्रेडिकाइनेशिया जो होता है तो इसमें क्या होता है, स्टिफनेस, जब ब्रेडिकाइनेशिया के साथ स्टिफनेस भी हो जाती है तो इससे फेशियल मसल भी इफेक्ट हो जाते हैं। जो पेशेंट होता है वो एक्सप्रेशन लेस हो जाता है, मास्क लाइक अपीयरेंस होती है, मूवमेंट नहीं कर पाता वो फेशियल मसल्स की। देन कम्स योर पोस्टुरल इंस्टेबिलिटी, इम्पेयर्ड और लॉस्ट रिफ्लेक्सेस कैन मेक इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट पॉस्चर टू मेंटेन बैलेंस। पोस्चरल इंस्टेबिलिटी में लीड टू फॉल्स। जो पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होती है वो इम्पेयर्ड, इसमें क्या होता है, जो आपकी इम्पेयर्ड और जो आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं वो इम्पेयर्ड या लॉस हो जाते हैं, तो इससे पेशेंट जो है वो अपना पॉस्चर नहीं बना पाता और इवेंचुअली वो बैलेंस भी लूज़ कर देता है। तो पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी की वजह से पेशेंट के फॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस इज पार्किंसंस गेट। इंडिविजुअल विद मोर progressive Parkinson disease develop distinctive shuffling walk with stopped position and a diminished or absent arm swing. It may become difficult to start walking and make turns. Individual may freeze in mid stride and appear to fall forward while walking. Parkinson गेट्स में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है जिनको डिजीज़ बढ़ती चली जाती है, प्रोग्रेसिव होती है, तो उनकी एक शफलिंग वॉक हो जाती है, वो एक स्टॉपिंग पोजीशन में धीरे धीरे करके चलते हैं। उनके हैंड्स जो हैं वो आर्म स्विंग पेशेंट में यूजुअली प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट चल नहीं पाएगा और टर्न्स तो बिल्कुल नहीं ले पाता है, और इंडिविजुअल जो है वो बीच में चलते चलते जो है एकदम से फ्रीज हो जाएगा और ऐसा आपको लगेगा कि पेशेंट आगे फॉल ऑफ कर सकता है। देन कम्स योर अदर मैनिफेस्टेशंस। तो अदर मैनिफेस्टेशंस में क्या होता है, एक्सेसिव एंड अनकंट्रोल स्वेटिंग होगी पेशेंट को, पैराक्साइमल फ्लशिंग होगी, यानी कि जो स्किन है वो एबनॉर्मली रेडिश हो जाएगी और उसमें हॉट यानी वार्म फ्लशेज होंगे। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगा, यानी पेशेंट अगर बैठा हुआ है और वो खड़ा हो जाता है तो उसके लोअर बॉडी में जो होगा हाइपोटेंशन हो जाएगा, ब्लड फ्लो काफ़ी कम हो जाएगा, इसको पोस्टुरल हाइपोटेंशन भी बोला जाता है। देन यूरिनरी रिटेंशन और सेक्सुअल डिसफंक्शन भी देखा जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिमेंशिया, डिलीरियम, हेलुसिनेशन भी देखा जाता है। हाइपोकाइनेशिया, इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल डिमिनिश्ड मूवमेंट हो जाता है, पेशेंट का काफ़ी कम मूवमेंट हो जाता है एबनॉर्मली। माइक्रोग्राफिया में पेशेंट की जो हैंड राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होती चली जाती है और इतनी स्मॉल होती चली जाती है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे, और ये स्पेशली सिर्फ पार्किंसन में ही देखा जाता है। और डिस्फोनिया में क्या होता है, जो पेशेंट है उसकी जो वॉइस है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, वो वॉइस अच्छे से बोल नहीं पाएगा, या अल्टर्ड वॉइस प्रोडक्शन होता है। देन डिस्फेजिया होगा पेशेंट को, बिगिंस टू ड्रूल एंड चोकिंग एंड एस्पायरेशन, तो पेशेंट को सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही है तो वो चोक भी कर सकता है। देन असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। सो मेडिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट विद 2 और मोर कार्डिनल सिम्टम, ठीक है। अगर पेशेंट में 2 या 2 से ज़्यादा कार्डिनल सिम्टम हैं, आपको ये देखना है, मेडिकल हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी लेनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली ये एक न्यूक्लियर मेडिकल प्रोसीजर है, इसमें बॉडी के जो सेल्स हैं उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखी जाती है। देन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, रिस्पॉन्स टू फार्मोलॉजिकल मूवमेंट की जो मैनेजमेंट जो जो मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट, तो उसका पेशेंट क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू लेवोडोपा आप इसमें एक मेडिकेशन देते हैं तो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं पेशेंट का। सो मैनेजमेंट फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में आप क्या देंगे, सबसे पहले एंटी पार्किंसन डिजीज़ देंगे, ड्रग देंगे। लीवाडोपा इज मोस्ट कॉमन इफेक्टिव अगेंस्ट एजेंट एंड मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट। लीवाडोपा इज कन्वर्टेड टू डोपामीन इन द बेसल गैंग्लिया प्रोड्यूसिंग सिम्टम रिलीफ। तो जो बेसिकली लेवोडोपा इसमें मोस्ट इफेक्टिव एजेंट होता है और मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट, यानी सबसे मेन यही मेडिसिन होती है
लेवोडोपा बेसिकली क्या करता है, अपने आप को डोपामीन में कन्वर्ट कर देता है बेसल गैंग्लिया में। जब वो जाता है तो सिम्टम्स पेशेंट के थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। समटाइम्स लेवोडोपा और कार्बिडोपा इज एडमिनिस्टर्ड टू अवॉइड द मेटाबॉलिज्म ऑफ लेवोडोपा बिफोर इट कैन रीच द ब्रेन। सो कभी कभी हम क्या करते हैं, लेवोडोपा और कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन देते हैं सो दैट कि जो लेवोडोपा है वो ब्रेन में जाके पहुँचे, यानी कि ब्रेन तक पहुँचे और तभी मेटाबोलाइज हो, ब्रेन में जाने से पहले बॉडी में मेटाबोलाइज ना। देन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे, ट्राईहेक्सीफेनिल्डीन एंड हाइड्रोक्लोराइड एंड बेंजोट्रोफिन मेसाइलेट देंगे ताकि पेशेंट में ट्रेमोर्स और रिजिडिटी कंट्रोल हो जाए। देन एंटीवायरल एजेंट्स देंगे, एमेंटेडिन, इससे क्या होगा, पेशेंट की रिजिडिटी रिड्यूस हो जाएगी, ट्रेमोर्स कम हो जाएंगे, ब्रेडिकाइनेशिया भी कम हो जाएगा और जो अर्लियर पार्किंसन डिजीज़ में जो पोस्चरल चेंजेस आते हैं वो भी कम हो जाएंगे। देन डोपामीन एगोनिस्ट, ब्रोमोक्रिप्टीन मेसाइलेट, तो इससे क्या होगा, डोपामीन रिसेप्टर्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, सेलिजिलीन, रेसिजिलीन, इससे क्या होगा, डोपामीन ब्रेकडाउन कम होगा आपका। कैटाकोलो मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स देंगे, इससे क्या होगा, जो लेवोडोपा की ड्यूरेशन है या फिर कार्बिडोपा अगर आप कॉम्बिनेशन में भी देंगे तो उनकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी बॉडी में। एंटी डिप्रेसेंट देंगे, ब्यूप्रोपियोन हाइड्रोक्लोराइड एंड एंटीहिस्टामाइन प्रोवाइड करेंगे, डाइफेनाइहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, इससे क्या होगा, जो ट्रिमोर्स है वो भी कम हो जाएंगे। देन कम्स योर सर्जिकल मैनेजमेंट, तो स्टीरियोटैक्टिक प्रोसीजर्स होते हैं इसमें। सबसे पहले थैलेमोटॉमी एंड पैलिडोटॉमी आर एबलेटिव प्रोसीजर दैट वर फॉर्मली यूज टू रिलीव सिम्टम्स ऑफ डिजीज, हाउएवर दिस प्रोसीजर्स परमानेंटली डिस्ट्रॉय ब्रेन टिश्यू। सो बेसिकली जो थैलेमोटॉमी है और पैलिडोटॉमी है वो सबसे पहले दी जाती थी। तो थैलेमोटॉमी में क्या होता है, एक तरीके का सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें ट्यूमर्स को ट्रीट किया जाता है बाय डिस्ट्रॉइंग द एरिया ऑफ द ब्रेन नोन एज थैलेमस। जो ब्रेन में थैलेमस का पोर्शन है उसमें सारे जितने एरियाज आप थैलेमस को डिस्ट्रॉय करेंगे तो आपके ब्रेन टिश्यूज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देन पैलियोडोटॉमी, पैलिडोटॉमी में क्या होता है, जो ये इसमें आप ब्रेन का ग्लोबस पैलिडस इंटरनल जो पोर्शन है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि आपके ट्रिमोर्स कम हो जाएं। सो बेसिकली ये जो प्रोसीजर्स होते हैं ये परमानेंटली ब्रेन टिश्यू को डैमेज कर देते हैं। So deep brain stimulator involves surgical implantation of electrode into the brain either in pallidus or subthalamic nucleus। तो अब आप ब्रेन स्टिमुलेटर यूज़ करते हैं एक तरीके से सर्जिकल इम्प्लांट, ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, आप ब्रेन में इसको इम्प्लांट करेंगे या तो पैलिडस में या सबथैलेमिक न्यूक्लियस में। सो स्टिमुलेशन ऑफ दीज एरिया में इंक्रीज डोपामीन रिलीज और एंटीकोलिनर्जिक रिलीज, देयरबाय इंप्रूविंग ट्रिमोर्स एंड रिजिडिटी। तो इसमें क्या होगा, जो जब आप इन्हें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, करंट पास करेंगे तो यहाँ पे डोपामीन रिलीज बढ़ जाएगा जिसकी वजह से ट्रिमोर्स और रिजिडिटी कम हो जाएंगे। Then comes your neural transplantation. Ongoing research is exploring transplantation of Purkinje neuronal cells, human fetal cells, and stem cells to replace degenerated statial cells. Legal, ethical, and political concerns surrounding the use of fetal brain cells and stem cells have limited the exploration of these procedures. So ongoing research में ये explore हो रहा है जो आपकी transplantation हो रही है पॉर्सिन न्यूरोनल सेल्स, ह्यूमन फीटल सेल्स के, स्टेम सेल्स की, कि उनको जो ब्रेन में डिजेनरेटेड सेल्स हैं उनसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाए ताकि हेल्दी सेल्स बने। बट लीगल, एथिकल और पॉलिटिकल कंसर्न आज के मतलब काफ़ी ज़्यादा रन अराउंड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो प्रोसीजर्स हैं इनका एक्सप्लोरेशन काफ़ी कम हो चुका है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले आप असेसमेंट करेंगे। द नर्स नोट डाउन हाउ द डिजीज अफेक्ट द पेशेंट्स एक्टिविटी of daily living and functional abilities, and also observe for degree of disability and functional changes that occur throughout the day such as respond to medication। so nurse सबसे पहले क्या नोट करती है कि जो डिजीज़ है वो पेशेंट की एक्टिविटीज़ को कैसे अफेक्ट कर रहा है, कि डेली लाइफ एक्टिविटीज़ कैसे अफेक्ट हो रही है, फंक्शनल एबिलिटी कैसे अफेक्ट हो रही है और कितना पेशेंट डिसेबल हो रहा है, उसमें फंक्शनल चेंजेस आ रहे हैं और क्या वो मेडिकेशन को मतलब रिस्पॉन्स भी कर पा रहा है या नहीं। ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर क्वालिटी ऑफ स्पीच, लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, swallowing डेफिसिट, ड्रूलिंग, पुअर हेड कंट्रोल, कफिंग, ट्रिमोर्स, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, वीकनेस, पॉस्चर फॉरवर्ड, रिजिडिटी, एविडेंस ऑफ मेंटल स्लोनेस एंड कन्फ्यूजन। तो इसमें आपको पेशेंट को ऑब्जर्व करना है कि वो
उसके स्पीच में कहीं अल्टरेशन तो नहीं आ रहा, जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन है वो कितने लॉस हो रहे हैं, स्वेलो में करने में उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या हेड कंट्रोल ज़्यादा पुअर तो नहीं है, कफ नहीं कर पा रहा पेशेंट, चोकिंग तो नहीं हो रही, ट्रिमोर्स तो नहीं हो रहे, मूवमेंट काफ़ी स्लो तो नहीं हो रही, वीकनेस पेशेंट में, फॉरवर्ड पोस्चर तो नहीं हो रहा, रिजिडिटी और कोई मेंटल स्लोनेस अगर आपको दिख रही है या पेशेंट कन्फ्यूजन में है, ठीक है। देन द फॉलोइंग क्वेश्चंस में फैसिलिटेट ऑब्जर्वेशंस. So, do you have leg or arm stiffness? Have you experienced any irregular jerking of your arms or legs? Have you ever been frozen or rooted out to the spot and unable to move? Does your mouth water excessively? Have you or others noticed yourself grimacing or making faces or chewing movements? What specific activities do you have difficulty doing? तो इसमें आप कुछ क्वेश्चंस पेशेंट से ऐड कर सकते हैं ताकि आपको ऑब्जर्वेशन थोड़ा इजी हो जाए, लाइक कि आपके आर्म्स में या लेग्स में कभी स्टिफनेस आपको हुई है, या फिर कोई इरेगुलर जर्किंग मूवमेंट्स आपने देखे अपने एक्सट्रीमिटीज़ में, या फिर कभी आपको ऐसा हुआ है कि आप एक स्पॉट मतलब कहीं जा रहे हो और सडनली आप एकदम से स्टिफ हो जाएं और आप मूव ना कर पा रहे हो, या फिर आपके माउथ वाटरिंग ज़्यादा हो रही है, और क्या आपने किसी ने भी ये नोटिस किया कि आपके फेसेस जो हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप च्यूइंग मूवमेंट्स में आपके काफ़ी दिक्कत हो रही है, या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ की बेसिकली मोस्टली क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करने में डिफ़िकल्टी हो रही है. Then nursing diagnosis, impaired physical mobility related to muscle rigidity and postural impairment. फर्स्ट वन इसकी पेशेंट की फिजिकल मोबिलिटी इम्पेयर हो जाएगी क्योंकि पेशेंट में मसल रिजिडिटी होगी और पोस्चरल इम्पेयरमेंट होगा. सेकंड इज सेल्फ केयर डेफिसिट, पेशेंट अपने आप को फीड नहीं कर पाएगा, ड्रेस नहीं कर पाएगा, हाइजीन और टॉयलेटिंग नहीं कर पाएगा रिलेटेड टू ट्रिमोर्स एंड मसल रिजिडिटी. देन कॉन्स्टिपेशन होगा मेडिकेशन की वजह से, रिड्यूस्ड एक्टिविटी की वजह से. इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन होगा जैसे कि पेशेंट की जैसे स्पीच वॉल्यूम कम हो गई है स्लोनेस ऑफ स्पीच की वजह से, या फिर फेशियल मसल्स को मूव नहीं कर पा रहा है वो, उसकी वजह से इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन हो गया पेशेंट का. इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू डिप्रेशन एंड डिसफंक्शन डिजीज प्रोग्रेशन ड्यू टू कि पेशेंट की डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही है तो पेशेंट उसकी वजह से डिप्रेशन और डिसफंक्शन में चला गया है और कोप अप नहीं कर पा रहा है. सो नर्सिंग इंटरवेंशन फर्स्ट इज योर improving mobility. Help patient progressive program of daily exercise to increase muscle strength, improve coordination and dexterity, reduce muscle rigidity and prevent contractures. तो आपको पेशेंट के लिए एक मीन्स आपको एक प्रोग्राम प्लान करना है डेली एक्सरसाइज का जिसकी वजह से जो है पेशेंट अपनी मसल स्ट्रेंथ बढ़ा सके थोड़ा, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन वगैरह पेशेंट की इम्प्रूव हो सके, मसल रिजिडिटी कम हो और कॉन्ट्रैक्चर्स पेशेंट में ना दिखे जाएं. एनकरेज एक्सरसाइज फॉर जॉइंट मोबिलिटी, स्टेशनरी बाइक और वॉकिंग. सो बेसिकली आपको क्या करना है, पेशेंट की ऐसी एक्सरसाइज बतानी है पेशेंट को जिससे उसकी जॉइंट मोबिलिटी इंक्रीज हो, लाइक स्टेशनरी बाइक जो एक जगह पे रह के आप मूवमेंट करें, वॉकिंग, साइकिलिंग. इंस्ट्रक्ट इन स्ट्रेचिंग एंड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू इंक्रीज जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी. आपको पेशेंट को क्या करना है, स्ट्रेचिंग और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में इंडल्ज करना है ताकि जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े. फिर पेशेंट को पॉस्चरल एक्सरसाइजेज भी आपको बतानी है ताकि जो हेड और नेक है वो आगे को ड्रॉन आउट ना हो, पेशेंट के फॉल के चांसेस कम हो जाए. सो टीच पेशेंट को आपको इरेक्ट यानी सीधे वॉक करना सिखाना है इन अ प्रॉपर पोजीशन, और वॉच द हॉरिजन पेशेंट को बोलना है, और वाइड बेस्ड गेट यूज़ करना है, स्विमिंग आर्म्स विद वॉकिंग, और व्हील वॉक हील टो एंड प्रैक्टिस मार्चिंग टू द म्यूज़िक. पेशेंट को बोलना है कि वो इन सारे तरीक़ों को अपनाए चले, ठीक है. और पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए भी इनक्रेज करना है, और जैसे जब वो चल रहे हो या रेस्ट पीरियड में हो ताकि फटीक वगैरह या फ्रस्ट्रेशन पेशेंट को ना हो. एडवाइस पेशेंट दैट वार्म बाथ्स एंड मसाज हेल्प द रिलैक्स द मसल्स. देन एनहांसिंग सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, तो इसमें आपको पेशेंट को एनकरेज करना है, बताना है, सपोर्ट करना है जो पेशेंट अपनी जब डेली लाइफ एक्टिविटीज़ कर रहा होगा तब. और पेशेंट का जो एनवायरनमेंट है उसको भी आपको मॉडिफाई करना है टू कंपेंसेट कि उनकी फंक्शनल डिसेबिलिटी है, और एडेप्टिव डिवाइसेस भी अगर आप दे सकें तो अच्छी बात है. एनलिस्ट असिस्टेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़, कि पेशेंट में अगर जिस भी तरीके की डिसेबिलिटी है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ आप दे सकते हैं पेशेंट को. इम्प्रूविंग बॉवल एलिमिनेशन, तो आपको एक रेगुलर बॉवल रूटीन बनाना है पेशेंट का, और फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है, और ऐसे फूड पेशेंट को देने जिसमें फाइबर कंटेंट थोड़ा मॉडरेट हो या ज़्यादा हो बट कम ना हो. और पेशेंट को रेस्ड टॉयलेट सीट आपको प्रोवाइड करनी है ताकि उनको बॉवल एलिमिनेशन में थोड़ा ईजीनेस हो जाए.
देन इम्प्रूविंग swallowing एंड न्यूट्रिशन। सो आपको क्या करना है, पेशेंट को swallowing कराने में हेल्प करनी है ताकि एस्पायरेशन ना हो। तो पेशेंट को आपको बताना है कि उसे किस पोजीशन में मील्स लेनी चाहिए। तो आपको बताना है कि इस एक आप स्ट्रेट पोजीशन में आपको मील्स लेने हैं। और प्रोवाइड सेमी सॉलिड डाइट आपको देनी है पेशेंट को, जिसमें थिक लिक्विड्स हो ताकि पेशेंट उसे स्वेलो कर जाए और चोकिंग के चांस थोड़े कम हो जाए। फिर आपको पेशेंट को बताना है कि आप जो फूड है पेशेंट को अपने टंग में रखना है, अपने लिप्स और टीथ को क्लोज करना है, और जो टंग है उसको ऊपर लिफ्ट करना है एंड दैट बैक और स्वेलो करना है। और फिर आपको पेशेंट को ये भी बोलना है पहले फूड को च्यू करे एक तरफ देन दूसरी तरफ एंड देन अपनी टंग की हेल्प से उसे स्वेलो करें। फिर पेशेंट को रिमाइंड करना है कि जब भी वो सलाइवा स्वेलो कर रहे हैं या कुछ भी, तो वो अपने हेड को एक होल्ड करे अपराइट पोजीशन में। और पेशेंट का वेट जो है आपको वीकली बेसिस पे मॉनिटर करना है। सप्लीमेंट्री फीडिंग भी आपको पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। और अगर जैसे अगर डिजीज़ प्रोग्रेस हो रही तो ट्यूब फीडिंग्स भी आप दे सकते हैं। और डाइटिशियन को कंसल्ट करना है ऑफकोर्स पेशेंट की न्यूट्रिशन नीड्स के अकॉर्डिंग। देन एनकरेजिंग यूज़ ऑफ असिस्टेड डिवाइस एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होता है आपका, वो अलग अलग एडेप्टिव डिवाइसेस फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो यूज़फुल डिवाइसेस में आता है आपका इलेक्ट्रिक वार्मिंग ट्रे। इससे क्या होता है, फूड गर्म रहेगा तो पेशेंट जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक अगर खाना भी खा रहा है तो वो रेस्ट करके आराम से खा सकता है। स्पेशल यूटेंसिल्स, एक प्लेट जो ऐसी प्लेट हो जो स्टेबलाइज्ड हो और नॉन स्पिल कप हो और ईटिंग यूटेंसिल्स वगैरह। इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, रिमाइंड पेशेंट टू फेस द लिसनर। आपको पेशेंट को बताना है कि जो भी आपसे बात कर रहा है आप उसकी तरफ फेस करें, धीरे बोले, आराम से बोले और अच्छे से अपने वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करें। और एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, अगर पेशेंट को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है तो। और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो छोटे छोटे सेंटेंसेस बोले और ब्रीथ प्रॉपरली करें और उसके बाद ही बोले। और पेशेंट को स्पीच थेरेपिस्ट से भी आप करवा सकते हैं, थेरेपी दिलवा सकते हैं। एंड सपोर्टिंग कोपिंग एबिलिटीज़, सो एनकरेज फेथफुल एडहेरेंस टू एक्सरसाइज एंड वॉकिंग प्रोग्राम। तो कोपिंग एबिलिटीज़ में आपको क्या करना है, पेशेंट को एक्सरसाइज और वॉकिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करना है। और वो भी एक्टिविटीज़ आपको पॉइंट आउट करनी है पेशेंट के मन में कि क्या क्या, जब वो एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो वो और क्या क्या एक्टिविटीज़ उसमें करें। और कॉन्टीन्यूस इंकरेजमेंट और रीअश्योरेंस आपको पेशेंट को प्रोवाइड करना है और पेशेंट की हेल्प करनी है, एनकरेज करना है उसे कि वो अपने गोल्स अचीव कर सके। और पेशेंट को ये एनकरेज करना है कि वो अपने डेली टास्क जो है वो खुद से परफॉर्म कर सके। So thank you so much guys, hope you all like the video. So don't forget to like, subscribe and share my channel and stay tuned for more videos.